नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। 25 दिन से लगातार बिना रुके बिना थके चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर ये किसान डटे हुए हैं और ना ही सरकार नए कानून में संशोधन के अलावा कुछ भी कदम उठाने को तैयार है। इस सबके बीच किसानों ने 2 दिन के अंदर नई रणनीति के साथ आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। दूसरी तरफ किसानों ने अलग अलग राज्यों से आ रहे किसानों को रोकने की बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अलग अलग राज्यों की सरकार को किसानों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और किसानों का कहना है कि अलग अलग राज्यों में रोके गए किसानों को अगर अगले 24 घंटे में छोड़ा नहीं गया तो किसान हाईवे को पूरी तरह से जाम कर देंगे। इस बीच प्रधानमंत्री का आज अचानक बिना किसी खास सुरक्षा या किसी खास कार्यक्रम के गुरुद्वारे पहुंचना सिख समाज का उनको एक बड़ा संदेश है। संदेश ये कि प्रधानमंत्री सिख समाज के लिए काफी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन एक सोच ये भी है कि 25 दिन से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पे पंजाब के हजारों किसान इकट्ठा हैं, उनके हाल खबर लेने कोई क्यों नहीं जाता। उधर दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर सियासत भी लगातार गर्मा रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है और अब समाजवादी पार्टी ने 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस सिलसिले में गांव-गांव की यात्रा करने का ऐलान किया और किसानों को नए कानून के बारे में बताकर किसानों को आंदोलन से जोड़ने की बात कही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी किसानों को समझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या शहर से कृषि मेले की शुरुआत की, नए कृषि कानून के फायदे गिनाए, तो दूसरी तरफ 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी लाखों किसानों से अपने कार्यक्रम यानी मन की बात के जरिए जुड़ सकते हैं, ऐसी भी पूरी संभावना है। और इन सबके बीच अब तक आंदोलन में कई किसानों की जान जा चुकी है, जिसको सिंघू बॉर्डर पे श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन 25 दिन से डटे किसानों का समाधान कैसे निकलेगा? क्या सरकार किसानों की सुनेगी या फिर किसानों को सरकार की माननी पड़ेगी? ऐसे कई सवालों के साथ आज चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या। और आज प्रधानमंत्री की ये जो तस्वीरें जब वो गुरुद्वारे में पहुंचे, इसके पीछे क्या संदेश, रास्ता कैसे निकलेगा। एक तरफ तो अब फायदे गिनवाए जा रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि साहब आप तीनों कानून वापस लीजिए, सरकार ये अब फायदे गिनवा रही है, तो बात कैसे बन पाएगी। दूसरी तरफ किसान अब लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, नई रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उन लोगों को छोड़ने की बात कही जिनको अलग अलग राज्यों में रोका गया है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे रास्ता निकलेगा, क्या समाधान है, क्या विकल्प है, ऐसे कई सवाल होंगे जिन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आज सुबह की, जब अचानक प्रधानमंत्री गुरुद्वारे पहुंचे और यहां पे जब वो पहुंचे तो जाहिर है एक संदेश देने की कोशिश की गई। हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे पहुंचना, इसके पीछे क्या संदेश हो सकता है। तो किसानों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अब तक क्या कुछ हुआ वो आपको बता दे, बड़ी बड़ी बातें। 24 घंटे में दिल्ली आ रहे किसानों को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अभी जुड़ेगा। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ देवेंद्र सिंह है, किसान नेता, और भूपेंद्र सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। देवेंद्र, आप लोग अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ा जाए जिन्हें अलग अलग राज्यों में रोका गया है। इसके अलावा 1 से 2 दिन में अगली रणनीति बनेगी। आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता किसानों के लिए बहुत मार्ग प्रशस्त होने वाला है और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब आज गुरुद्वारा में गए हैं, तो जाहिर है लगातार पहले एक कई हजारों हजार लाखों के रूप में पुस्तिका बांटी गई थी, जिसमें मोदी जी सरदारों के साथ में थे। बीजेपी को भी पता है कि ये सरदार वैसे नहीं आए हैं ट्राली ट्रैक्टर से भर करके, वैसे नहीं आकर घेर लिए हैं। उन्हें पता है कि कई इनके जो जेब के संगठन हैं वो संगठन कहीं कहीं बिकेंगे और टूटेंगे भी, और बीच का जो बिचौलिया बन करके संगठन में घुस गए हैं वो भी टूटेंगे, इनको पता है। लेकिन ये सरदार झुकने वाले टूटने वाले नहीं है। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री जी सरदारों के बीच में जा रहे हैं, पहल कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा में गए हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन वही 2 कदम अगर आगे बढ़ गए होते तो किसान के आंदोलन में पहुंच गए होते। लेकिन वो नहीं जा रहे। मन की बात करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। यहां किसानों की बात सुन लेना चाहिए, फिर भी अपने मन की बात में अपनी बात रख देनी चाहिए था। इन्होंने नहीं किया। याद रखिए, कुछ ही दिन की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ चीजें मिली हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तहे दिल से हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीजें कही हैं, तो हमें 10-12 दिन का और टाइम मिला हुआ है। अगर चीजें नहीं सुधरी तो याद रखिएगा, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, अपने घरों में कैद होंगे। यही किसान उनके घरों को पैक कर डालेंगे। लेकिन देवेंद्र, एक रुख तो साफ है सरकार का। अगर प्रधानमंत्री फायदे गिनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायदे गिनवा रहे हैं, कृषि मंत्री फायदे बता रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि जो किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापिस लिए जाएं, उस पर नहीं विचार किया जा रहा। वापिस लेने का तो सवाल ही अब नहीं उठता, ऐसा लगता है। वापस तो इनको लेना होगा। अब एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं, क्या मोदी जी, चाहे मोदी सरकार अपने अन्य संगठनों को छोड़ दिए, किसान संगठन छोड़ दिए, किसी किसान संगठन से इन्होंने पूछा? नहीं पूछा। अपने जो जेब में पालतू संगठन बना बैठे हैं, जो सिर्फ किसानों का हामी भरते हैं, पार्टियों के एजेंडा तय करते हैं, क्या उनसे पूछे? नहीं पूछे। अरे आप अडानी अंबानी बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से लड्डू रसगुल्ला खाते हुए, फोटो खिंचवाते हो, हंसते हुए उनके अनुसार कानून बना देते हो। किसी किसान से आपने पूछा? किस किसान से पूछा? किसी एक किसान से, किसी एक संगठन से पूछा हो तो डेटा बाहर करिए ना। किसी से नहीं पूछा। ये अडानी अंबानी अन्य कारपोरेट घरानों से पूछ करके कानून बनाए हुए हैं, ताकि किसान लूटे पिटे और रोड पे पिटाई खाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, आगे का रास्ता क्या नजर आता है? क्योंकि देखिए, सरकार पीछे हटने को तो कतई तैयार नहीं। जब प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, उस कानून के फायदे बता रहा है जिसे वापस लेने की मांग की जा रही है, तो सर किसान अड़े हुए हैं कि साहब इन्हें रद्द कीजिए, वापस लीजिए। रास्ता कैसे निकलेगा? 25 दिन हो गए, कई लोगों की जान चली गई, कोई विकल्प नहीं है। नहीं, देखो, इसमें रास्ता तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा और इसमें पहल भी सरकार को करनी पड़ेगी। अगर एक आप चीज को समझें कि अगर एक कानून आया और सरकार ये कहती है कि ये कानून उन लोगों के भले के लिए और उनसे अच्छे दिन लाने के लिए या उनसे उनका अच्छा होगा उसके लिए लाए गए हैं, और वो उनको समझ नहीं आ रहा और ये बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कारगर नहीं है, तो सरकार को बजाय उसकी अच्छाइयां गिनाने के उन लोगों की बातों को सुनकर उसका रास्ता निकालना चाहिए। और किसान आंदोलनों का इतिहास रहा है कि जब जब उन्होंने आंदोलन किए हैं, बहुत सारे कानून बने और इस बार भी कानून बनेगा। तो जो इसके अंदर किसानों के पार्ट पे मेरे को कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि विशुद्ध रूप से इस वक्त सारी जो पहल है वो सरकार के हाथ में ही है। जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्या इसको रोक करके और नए कानून को बनाने में कोई अड़चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी कोई बहुत विशेष अड़चन है, क्योंकि आज के पास आपके पास व्यवस्था है जिस कानून से जो कृषि उत्पादों का जिस तरीके से काम चल रहा था वो सब चलने के लिए आप एक नया कानून इन द मीन टाइम ले आए, उसके एकदम बिल्कुल थ्रेशहोल्ड पे ही उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। तो आज ये मेरे ख्याल से एक समय है जहां बैठ के बात की जा सकती है। उसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखो हमारा जो लोकतंत्र है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर भी इस वक्त सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हुई है, जिसमें हर आदमी अपनी बात रखना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार को उसका स्वागत करना चाहिए। जो काम संसद में होना था आज वो सड़क पे अगर हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इन सारे सुझावों को लेके सरकार को वो जो कमेटी या वापस संसद में जाके इस पे विस्तृत चर्चा और बहस करके इस चीज को सुलझाया जा सकता है। इसमें इतनी बड़ी अड़चन मेरे हिसाब से नहीं है, बशर्ते कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके अंदर हो। क्योंकि जैसे आज अभी आपने वो दिखाया है कि प्रधानमंत्री जी वहां पे गए हुए हैं, बल्कि मुझे तो हैरानी हुई कि वो आज पगड़ में कैसे नहीं गए हुए। क्योंकि बंगाल के चुनाव के दौरान मेरे ख्याल से वो रविंद्रनाथ टैगोर बनने की उनकी मुहिम चली हुई है। तो मेरे ख्याल से पंजाब के किसान आंदोलन को, ये बल्कि पंजाब का भी नहीं कहना, क्योंकि जैसे अगर सरदारों की बात आ रही है, ये इसको जो इसके अंदर भी जो गुरुद्वारा जाके इन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि ये सिर्फ सरदारों का आंदोलन है, नहीं, ये सरदारों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। तो इसके पीछे क्या संदेश हो सकता है कि वो अचानक सुबह उठते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और फिर वहां से एक संदेश देने की कोशिश की जाती है? इसके पीछे हम क्या मायने समझें? भाई, इसके अंदर तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और आज के जो उनके जो कुछ हमारे सिपे सलार हैं, जब सुबह सो के उठते हैं तो उनका सबसे पहला काम होता है कि आज कुछ नया ऐतिहासिक काम किया जाएगा। ऐसे ही वो मेरे ख्याल से विचारधारा के साथ सुबह सो के उठते हैं। सुबह उनको रात को कोई सपना आया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो
हम कर लेते हैं। अगर मान लो गुरुद्वारे आ सकते तो अगर अचानक किसानों के बीच में भी आ सकते हैं। हाँ, क्या हाँ, ये कल्पना क्या हम कर सकते हैं कि वो बजाय गुरुद्वारे के, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं भी जाएं किसी भी धार्मिक स्थल पे, लेकिन अभी जो वहीं उसी दिल्ली में जहां पे आप गए हैं वहां पे किसान सड़क पे है, क्या वो बड़ा उनका कद और हो जाता अगर वो इन्हीं किसानों के बीच पहुंच जाते? यकीनन अगर वो वहां जाते उनका कद भी बड़ा होता, उनका राजनीतिक कद बड़ा होता, एक देश के मुखिया के नाते उनके लीडरशिप में उनका कद बहुत बड़ा होता, एक मानव के तौर पे उनका कद बहुत बड़ा होता। एक क्योंकि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, एक तरफा संवाद है, जो वो सुबह सो के उठेंगे, जो उनके मन में आएगा वो डिलीवर कर देंगे। हाँ। मैं क्या सोच रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रहे हैं, उनके मन में उस बात से क्या उथल पुथल मची है, उसका उनके पास आउटपुट तो है, इनपुट वो नहीं लेते। ठीक है, राजीव मिश्रा जी, बात कैसे बनेगी सर? 25 दिन हो गए दिल्ली की सड़कों पे, अलग अलग राज्यों में भी अब किसान लगातार सड़कों पे है और सरकार की तरफ से फायदे गिनवाए जा रहे हैं, किसान कह रहे हैं इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए, बात कैसे बनेगी आगे? तो और रणनीति तेज हो रही है किसानों की। राजेश जी, आपने बहुत ही बात की और जिस तरह से मेरे मित्र बोल रहे थे, पहले भी कभी किसान निधि मिली थी क्या भविष्य में? 70 सालों की आजादी के बाद कभी किसान निधि सोच सकता था? प्रधानमंत्री जो निधि सोच सकता था, विधायक निधि सोच सकता था? पहली बार देश में किसान निधि देने का काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने। आप पहले देखिए ना, जो जिस तरह से बता रहे मेरे मित्र, जो एक ही प्रदेश का प्रदर्शन हो रहा, पूरे देश में तो नहीं हो रहा कहीं पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से वहां पूछा गया कि क्या कमियां है इस आजाद देश में, तो कोई नहीं बता पा रहा। मिश्रा जी, पता ही नहीं क्या होना चाहिए। मिश्रा जी, राजीव मिश्रा जी, गलत फहमी बिल्कुल न पालिए। राजीव मिश्रा जी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पहले मेरे सुनिए, आपका सुन लिए। अब क्या कहोगे? तोता जैसे आप रटे रटाए बोलोगे। आप कह रहे 70 सालों से ये बताइए, 70 सालों से कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, तो अभी बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखे हैं क्या? 70 सालों से कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया तो सत्ता से बाहर है, आप कब बाहर जाना चाहते हो ये बता दो। तब ये सदन में ये बिल प्रस्ताव आया था और प्रस्ताव के तब पारित हुआ था। मेरे मित्र, अगर ये बात होती, पूरे देश में आंदोलन होता, पूरे देश में तो नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ एक। अरे किस किसान नेता से, किस किसान संगठन से आपने बात किया? बिल बनाने से पहले पूरे देश में हो रहा है, कौन दिखा रहा है? हटा के बड़े मन से बात करनी चाहिए। नहीं राजीव जी एक सेकंड, आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही राज्य में, लेकिन प्रदर्शन तो हरियाणा का किसान भी कर रहा है, पंजाब का भी कर रहा है, राजस्थान का भी कर रहा है, मध्य प्रदेश का भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश का भी कर रहा है, कई राज्यों के किसान हैं। बॉम्बे में भी आप रोक क्यों लगाए थे दिल्ली माने से? आप दिल्ली माने क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली माने तो आप हेकड़ी निकल जाएगी। आप दिल्ली में रोक क्यों लगाए हो? पुलिस क्यों रोक रही है? आपकी औकात पता चल जाएगी, आपकी औकात पता चल जाएगी। अभी बॉर्डर खोल दो, दिल्ली में आने दो, आपकी औकात पता चल जाएगी। मित्र, जिस तरह से बात कितने पार्टी में बीजेपी है, आपकी औकात पता चल जाएगी। अभी किसानों को छोड़ दो, बॉर्डर खोल दो, आपकी बीजेपी की औकात पता चल जाएगी। अभी खोलो बॉर्डर, हिम्मत है तो खोलो बॉर्डर के बात करो। ये पीछे से हाथ रखे ना, वो हाथ नहीं रख पाएंगे। अरे पीछे से कोई हाथ रखता है तो प्रधानमंत्री जा करके परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? के साथ है, मोदी के साथ। अभी मैंने कई किसान, यही तो भक्तों की बात है। प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं नतमस्तक हो रहे हैं, और आप जैसे लोग वहां पे ऐसे भाषा प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। किसान आगे समर्थन कर रहा उत्तर प्रदेश। नहीं राजीव जी, लेकिन एक चिंताजनक बात तो यह है ना सर कि मौजूदा वक्त में कोरोना भी संकट है और दिल्ली की जो ठंड है वो उससे भी आप वाकिफ हैं। उस ठंड में अगर किसान 25 दिन से सड़क पे है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई रास्ता निकले। राजीव मिश्रा, हाथ उठा के स्वागत कर रही है। काम अगर किसी ने किया, ये सारे किसान भारतीय जनता पार्टी जो बिल रहा है उससे समर्थन कर रहे हैं। जावेद खान, मैं राजीव के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन जावेद खान, क्या विपक्ष जो है वो गुमराह कर रहा है किसानों को? क्योंकि हम लगातार प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, वो भी यही बात का जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि तो विपक्ष के बहकावे में आ चुके हैं। राजेश जी, मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश के, उस दिन से उन्होंने असत्याग्रह चालू किया। असत्याग्रह, मेरे शब्द को आप समझ लीजिए। वो सदैव असत्य के रास्ते पे रहे, वो प्रतीकों की राजनीति करते। वो इस देश के चौकीदार नहीं, वो दो बड़े अपने उद्योगपति मित्र घराने के चौकीदार बन चुके हैं। अगर उनमें क्षमता है, वो किसानों को लाभ जो दिला रहे हैं,
तो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के बीच में क्यों नहीं जाते हुए? देश के लोक सेवक है, हमारे लोक सेवक है, प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए, लेकिन वो पूरी तरीके से तानाशाही पे रवैये पर सरकार किसानों की सुनना नहीं चाहती। किसानों की छोड़ दीजिए राजेश जी, आरएसएस का कृषक संगठन है, भारतीय कृषक संघ, इस बिल का संशोधन उसने भी भी तो इन बता दो। तीनों कानूनों इस बिल पर में क्या क्या निश्चित आपत्ति संशोधन है? दर्ज बिल किए वापस ले लो, प्रधानमंत्री उसका जी के समक्ष संशोधन तो में बताओ, और देश पॉइंट के तो कृषि बताओ, मंत्री उसके जी क्या के क्या समक्ष में। संशोधन होने चाहिए? जिन अगर लोगों हम को मंडी कृषि सूट की वापस समझ करते नहीं हैं, है, अगर हम यहाँ वे से लोग जैसे कानून लखनऊ बना से रहे हैं और फैजाबाद आप बेचना जिस चाहते हैं, कानून राजस्थान को बेचना किसान चाहते हैं, लेना सूट नहीं तो ले चाहते, ले इस रहे, कानून जिसको को ले जहाँ रहे। इच्छा वो अगर बेचे। आप अगर किसानों के पहली बार हमदर्द ऐसा थे आजादी में कोई तो काम किया तो आपने नरेंद्र भाई मोदी ने उद्योग और किया। वायु और इस बिल में अधिनियम के चर्चा हुई अंतर्गत है, क्यों बनाने का लोकसभा में काम किया? चर्चा हुई है, आप चर्चा होने क्यों के आप बाद बार बार विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं? गला आपका बैठ जाएगा, सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए, गला आपका बैठ जाएगा। विपक्ष कहाँ पर है? विपक्ष कहाँ किसानों को भड़का रहा है? इंटेलिजेंस आपके पास है। बिल्कुल भड़का अगर है, किसी पीछे ने भड़काने का काम किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। किसानों के पीछे हाथ किसान रखने से को नहीं होता। द्रोही बताओ। अगर उत्तर किसानों का प्रदेश में आंदोलन योगी होता जी की तो पुलिस पूरे ने देश में होता। 36 किसानों अगर का सच में अगर जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने बिल प्रस्ताव किया, जिस तरह ठीक है से जावेद, समर्थन एक सेकंड, मैं दोबारा आऊंगा। मैं भी नहीं, नहीं। किसानों के सम्मेलन में गया था। हाँ। मैं 20,000 50 लाख रुपए जुर्माने की पूछा नोटिस दे दी। मोदी का और जब समर्थन दलाल हुआ करते तो ताली आज बजा के ये गड़गड़ा के टोटल ताली मिस्टेक बजा है। के भारत 50,000 माता का की जुर्माना लगाया, क्यों राजीव लगाया? जी, तो ये काम बहुत बोलेंगे आप सुन लीजिए आप, राजीव जी सुनिए। आपको जाता है नहीं मित्रा जी, आपको तो एक केस विकास दे दिया गया है, वही सुनाएंगे आपको। अरे जावेद खान साहब, अभी तक दूध के धुले हुए नहीं है। 70 साल से जो आपने बोया है, बीजेपी सींचने का काम कर रही है। आधे कोई दूध के धुले हुए नहीं है जावेद खान साहब, कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है। जो आपने बोया है वही बीजेपी सींचने का काम कर रही है। अब सुन लीजिए मिश्रा जी, आप सुनिए, आप क्या कह रहे हो? सारे किसान बहकावे में आ गया है। सुनिए जावेद एक सेकंड, जावेद जी एक सेकंड, जावेद जी एक सेकंड। राजीव मिश्रा, देवेंद्र कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए। हाँ। अरे खान साहब सुनिए सुनिए सुनिए, बेड़ा गर्क करने वाले आप ही लोग हैं। बीजेपी तो सींचने काम कर रही है। सुनिए, अभी बीजेपी क्या कर रही है? किसान बहकावे में आ रहे हैं, किसान बहकावे में आ गया है। एक विधायक नहीं है तुमको खरीद लोगे, याद रखना, ये विधायक नहीं है खरीद करके हटा दोगे, ये किसान है और हर गली मोहल्ले में हो रहा है। आपका मैनेजमेंट, आप जितने टीवी कुछ जैसे ये है, ये बिकने वाला चैनल नहीं है, गिने चुने चैनल जो बिकने वाले नहीं है, उसकी आवाज दबा नहीं सकते। आप मैनेजमेंट कर रहे हो। मोदी जी का पूर्ण रूप से आप अगर द्वारा में तुमको जानते का इमेज मैनेजमेंट किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमेज मैनेजमेंट से ये किसान झुकने वाले नहीं है, ये बिकने वाले नहीं है, ये विधायक नहीं है, ये खरीद लोगे, याद रखना मिश्रा जी। ठीक है राजीव मिश्रा, एक बड़ी बात यह है, एक सेकंड जावेद खान। राजीव मिश्रा, आप लोग जो इस कानून के फायदे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री भी गिनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी गिनवा रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, आप इन भरोसे, आप किसानों को क्यों नहीं भरोसे में ले पा रहे? अगर वाकई ये परिवर्तन करने वाले हैं, इतने अच्छे हैं, तो आपकी बात पे किसान क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? हाँ, वहां पे नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे। आपने मीडिया के माध्यम से पूछा कि ये बिल में क्या संशोधन हो जाए, वो कह रहे बिल वापस ले लो। संशोधन तो बताओ क्या क्या करते हैं। इसके लिए मोदी जी भी खुले मन से बात करना चाहते हैं। हमारे नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री, वो भी उनकी बात सुनना चाहते हैं। बुला रक्षा मंत्री बात करना चाहते, गृह मंत्री आप जितने हो आप लोग, लेकिन बात तो बताओ ये चोली के पीछे और चोली के बाहर क्या है? ये तो बीजेपी का काम है। चोली के पीछे क्या है, बाहर क्या है, आप लोग बखूबी इसमें जानते हो। ये क्या चोली के पीछे क्या आगे है, क्या पीछे है, मैं तो यही काम है, यही काम करो बढ़िया से। सरकार छोड़ दो, सरकार अडानी अंबानी को दे दो, वही चला लेंगे। बेचने का विक्रेता बने ही हो, बेचने का काम कर रहे हो, सरकार भी उन्हीं को दे दो। कॉर्पोरेट घराना सरकार भी चला लेगा, बेचने का काम कर ही रहे हो। बिक्री केंद्र रख लो, भारतीय जनता पार्टी बिक्री केंद्र। तुम भी जानते हो कि जो काम योगी कर सकता है, मोदी कर सकता है, पूरे देश में कोई नहीं कर सकता। देखा गया है, देखा गया है। पहली बार 4 कांड में देखा गया कैसे लड़की को जलाया गया है, ये भी देखा गया है। योगी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक
मुद्दे से भटकिए मत क्योंकि सच में गेहूं खरीदारी में पहली बार भूपेंद्र जी, ये आलम है जहां पे जवाब ये नहीं है कि हम कैसे बात बनाएंगे, कैसे रास्ता निकालेंगे, बल्कि दूसरों पे थोपा जा रहा है कि साहब 70 साल में ये हुआ, लेकिन आज जिनकी सरकार है जवाबदेही तो उनकी है, जिम्मेदारी सरकार की है। क्या वजह है कि किसानों को भरोसा नहीं हो पा रहा सरकार में? किसानों को राजीव मिश्रा प्लीज आप सुने भूपेंद्र जी को। गन्ना बेचने के बाद 3-3 महीने पेमेंट नहीं होता था, आज तुरंत गन्ना बेचता है, उसके खाते में पैसा भेजने का काम नरेंद्र मोदी, योगी जी कर रहे हैं। ये काम अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी अब जरा धैर्य रखना, जरा सुनना, आपने बड़ा ज्ञान बखारा है। और जब जावेद खान बोल रहे थे आपने बोलना शुरू कर दिया, और जब देवेंद्र बोल रहे थे आप साथ साथ बोलना शुरू कर देते हो। शांति से धैर्य से सुनना, अपना ज्यादा ज्ञान बखारने की जरूरत नहीं, दूसरे से सुनेंगे तो हो सकता है कुछ चीज आप भी लेके जाएं यहां से। आप बता रहे थे कि कानून, आपने बताया कि आपके कानून में क्या अच्छाई है, सिर्फ यहां पे एक तरीके से राजनीतिक भाषण देने का। दूसरा आपने सवाल उठाया था कि किसान, राजेश कुमार ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि किसानों को भरोसा क्यों नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको चलना पड़ेगा कि जब 2015 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सबसे पहले इनके अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि बोलते हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, और ये उनकी 1990 से मांग थी। किसानों की मांग ये बहुत पहले से थी कि जिसमें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि बोलते कि हम अपनी इसके अंदर जब अगर आएंगे तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे। 2018 में एक पीआईएल पड़ती है, उसके अंदर यही बीजेपी की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा देती है, एफिडेविट, और वो कहती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमारे पास जो संसाधन है उनके साथ रखते हुए हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। उसके बाद ऑल ऑफ सडन 2019 में फिर सरकार कह देते कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में कहीं चुनाव आ गया था। उसके बाद 2019 में ही पीयूष गोयल जी जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने बोला कि जो मंडी समितियां हैं, जो एपीएमसी है, वो एक तरीके से देश के लिए यूजलेस थी। उसके बाद ये चाहते हैं कि किसान इन पे भरोसा करे। अब वो सिचुएशन के बाद आप जब आज कोरोना से पूरी दुनिया जब जूझ रही थी, आप अध्यादेश के तरीके से आप 3 कानून लेके आए। आप बड़ा ज्ञान बखार रहे थे कि जब बोल रहे थे कि कौन से कानून है, उसमें क्या कमियां हैं, वो बताइए, मैं बताता हूं, सुनना जरा धैर्य से, फिर उसका जवाब देना। ये 3 कानून लेके आते हैं। वो 3 कानून थे, एक एपीएमसी के अंदर इन्होंने उसको डाइल्यूट किया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को उन्होंने उसको एक तरीके से अबॉलिश कर दिया, खत्म ही कर दिया। और तीसरा एक्ट जो था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, राजीव जी सुन लीजिए, बोलना सिलसिलेवार एक एक चीज का आंसर देना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए राजीव जी, बीच में मत बोलिए। राजीव जी मैं पूरा टाइम ये समझे लोगों के आर्ग्यूमेंट की तरीके से बात करें, ये गांव में चौपाल की तरीके से बात ना करें, कुतर्क ना करें, आप चुपचाप शांति से सुनिए पहले थोड़ी देर। मित्र जिस तरह से आप राजीव जी सुनिए थोड़ी देर, सुनने का धैर्य नहीं है बिल्कुल आपको, ना तो जानकारी है किसी चीज की, डिबेट में आ गए हैं बिना पढ़े हुए, और कोई चीज जानकारी आपको है नहीं, और इतनी रेप्यूटेड पार्टी के लिए आप यहाँ पे उसका बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। योगी जी करते हैं, आप सिर्फ योगी और मोदी को महिमा मंडित करना, लेकिन आप मैं जो बह रहा हूं वो सुने और उसका जवाब देना। तीसरा कानून लेकर आए कि जिसके अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, इन्होंने कहा कि इसको कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को हम लीगलाइज कर रहे हैं। राजेश जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के लिए हमारे यहाँ पर आज भी कोई बार नहीं है। आज भी किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है सीधा बहुत सारी कंपनियों के साथ। पेप्सी आलू खरीदती है, बहुत सारी कंपनियां हैं कि जैसे वो उससे सीधा खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ कोई बार नहीं है कि आज वो उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते। नंबर 2, जो ये कानून लाया क्यों गया, अब इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे देश की पूरी आर्थिक स्थिति का बैंड बज गया, लेकिन एक कृषि ही ऐसा सेक्टर था कि जिसने उसके अंदर 25 से 30% ग्रोथ किया था। उस वक्त ये जो बिग शॉट्स थे उनको लगा कि यार ये जो धंधा हम करते हैं इसमें तो सबसे प्रॉफिटेबल धंधा तो कृषि का है, हमें इसमें पैठ बढ़ानी है। इसके लिए ये चोर दरवाजे से लॉकडाउन के दौरान जब कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही थी, अध्यादेश के रूप में ये 3 कानून ले आए। उस 3 कानून को लाने के लिए तुम्हें किसने कहा था भाई अभी ये कानून ले आओ? अब इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अगर खत्म किया, राजीव सुनिए आप यार, ये बिल्कुल जाहिर से मत बोलिए, आप कैसी बातें करते हैं आप? जब आप बोल रहे थे मैं आपसे बहुत धैर्य से सुन रहा था, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपको कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके बाद बोलते हैं आप। एक मिनट देवेंद्र जी, आप चुप रहिए, आपको कोई जानकारी नहीं है। ये जो कमोडिटीज एक्ट को इन्होंने, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्होंने जो बंद किया, ये जो 3 कानून लेके आए, उसको लाने की वजह ये थी क्योंकि अगर ये आज इन कानूनों के साथ जो हमारे देश में चल रहे थे, ये बड़ी कंपनियां इसमें आती तो उसमें बहुत सारी अड़चन थी।
वो उसका भंडारण नहीं कर सकते थे। ठीक है। हमारे यहाँ एक कानून है कि भाई एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आप किसी चीज को भंडारण नहीं कर सकते। उन्होंने उसको अबॉलिश कर दिया, अब उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी, आप जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं। और उसमें 3 चीजें डाल दी कि इन कंडीशन में नहीं कर सकते, जब दुगना हो जाएगा। मंडी समितियों के ऊपर इन्होंने प्राइवेट मंडी लाने की बात करी। आपको पता है कि मंडी समिति क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके लिए इन्होंने उसके पैरेलल एक मंडी प्राइवेट लाने की बात करी। ये बिल्कुल उसी तरीके से राजेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त हमारे देश के अंदर MTNL की टेलीफोन सेवाएं हुआ करती थी, उस वक्त जियो को इन्होंने इस सेक्टर में उतारा। जिस वक्त इन्होंने जियो को उतारा तो उसके पैरेलल एक कंपनी खड़ी और ये कहा गया कि ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसमें कंज्यूमर को फायदा होगा। कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर आदमी के हाथ टेलीफोन दे दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, MTN के रेट बढ़ा दिए। जो 2 महीने का बिल आता था उसको 1 महीने कर दिया, जो 300 कॉल फ्री होती थी उसको 150 कॉल कर दिया। कुल मिला के इन्होंने अपनी ही सरकार ने अपनी ही कंपनी का बैंड बजाने का काम किया। और आज की तारीख में रिलायंस और जियो MTNL के नेटवर्क को यूज करके 4G और जो 5G लाने की बात कर रहे हैं वो उसको कर रहे हैं। इसी तरीके से ये प्राइवेट मंडी को लाकर, तो यही डर है किसानों को भी कि ये जो पूरा होने वाला है जो आपने समझाया। राजीव, मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, आप बीच में बजाय बोलिएगा, पूरा सुना, अब अपनी बात रखें। राजीव मिश्रा, मोदी और योगी की आरती मत गाइएगा बस। जी बहुत ही अच्छी बात मेरे भूपेंद्र जी कह रहे थे। मैं पूछना चाहता भूपेंद्र जी से, मैं देख रहा था, मैं गया था किसानों के बीच में गया था और किसानों के सम्मेलन में मैं बोल रहा था। और किसानों के सम्मेलन में जब मैं बोल रहा था तो मैंने पूछा मोदी का समर्थन करते हैं कि नहीं। 20,000 का आदमी 20,000 हाथ उठा के समर्थन करता है। अच्छा, अगर मैं कर दिया जो 20,000 थे तो भी बताए, तब तो मोदी जी को जाना चाहिए, बात करने को मोदी जी को जाना चाहिए, योगी जी को जाना चाहिए। देवेंद्र एक सेकंड सुन लेते हैं। हमारे क्या रक्षा मंत्री भी तैयार है, हमारे गृह मंत्री भी तैयार है, हमारे नरेंद्र तोमर जी तैयार है, जो कृषि मंत्री है वो भी तैयार है खुले मन से। लेकिन राजीव मिश्रा, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं राजीव जी, बिल्कुल अगर चाहे पंजाब का हो, चाहे लखनऊ का, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, राजीव जी एक सवाल लीजिए। एक सवाल लीजिए, संतुष्ट करने का काम भारत सरकार को करना है। ठीक है राजीव मिश्रा, खुले मन से चर्चा करो, आओ बैठो मेरे साथ, मैं आपकी समस्या का निस्तारण ना करूं तो आप बताओ। ये आप नहीं कहो कि बिल ये कौन बात है, उसमें तथ्य बताओ, उसमें क्या संशोधन करना है ये बताओ, वो संशोधन भी करने को हम तैयार हैं। नहीं राजीव मिश्रा, सवाल यहाँ पे ये आप कह रहे हैं कि आप किसानों के बीच में गए और आपने जब पूछा कि आप इसके समर्थन में, सबने हाथ उठा दिया। अगर ये इस बात में इतनी सच्चाई है तो आज प्रधानमंत्री अगर गुरुद्वारे गए हैं तो क्या दिल बड़ा करके वो किसानों के बीच जा सकते थे? और वहां पे अगर ऐसा ही है तो फिर तो बात का कोई वजह ही नहीं है। फिर तो अगर गुरुद्वारे जाते हैं प्रधानमंत्री तो इनको पेट में दर्द क्यों होता है? वो अगर कहीं मंदिर जाते हैं तो उसमें उनको पेट में दर्द क्या होता है? एक देश का प्रधानमंत्री महिला अभी हमें गुरुद्वारे जाना है, मूर्खता पे होता है कि आप आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो, जा करके नतमस्तक होते हैं। परेशानी क्या हो उन पे नहीं, बहुत अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, पहल का स्वागत करते हैं। दो चीजें हैं, एक अगर सारे किसान मोदी जी का समर्थन किए तो मोदी जी और तोमर साहब को वहां जाने में क्या दिक्कत थी? और आप लोग खालिस्तानी बोलते हो तो मोदी जी तो आप ही लोगों को पिटाई लगाए हैं भाई। प्रधानमंत्री का मन करेगा। और सुन लीजिए, आप लोग जा भी नहीं सकते किसानों के बीच में। तोमर साहब कल किसानों के बीच में गए थे, उनकी हालत खराब हो गई, हेकड़ी निकाल दिया महिलाओं ने। आपको पता होना चाहिए, देश के विधाता हैं, वो मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके नजर में खालिस्तानी है। सुन लीजिए, वोट बैंक की राजनीति न करिए। आप लोग खालिस्तानी बोलते हो। देवेंद्र अब आपने सुना, राजीव को भी सुना और तमाम बयान भी सुने होंगे। आपको एक अंदाजा तो हो गया होगा कि सरकार अगर कानून बना चुकी है तो पीछे तो हटेगी नहीं। आप लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें वापस लिया जाए, तो क्या ये आंदोलन अभी और लंबा खींचेगा? कोई नया विकल्प होगा या फिर कोई रास्ता निकलेगा? हम उम्मीद करें कोई। देखिए, ये अब इसमें तय हो जाता है कि हट धर्मिता किसके अंदर है। जैसे आप राजेश साहब आपने कह चुके हैं कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, तो इसमें हट धर्मिता क्या किसानों की है, सरकार की है? सरकार हमारे प्रधानमंत्री सबका मुखिया होता है। अब मुखिया एक सबकी बातें सुनता है, गाली भी सुनेगा, अच्छा भी सुनेगा, बुरा भी सुनेगा। तो उनको अगर कारपोरेट घराने से मिलकर के बात करके उनकी चीजें तय होती हैं, तो एक भी किसान से, चाहे एक भी किसान संगठन से उनको पूछे नहीं पूछे, पूछ कर किसानों की बात हो रही है, उनकी हित की बात हो रही है। ठीक है, 40 साल बाद 50 साल बाद कोई कानून आया है तो किसानों से पूछना चाहिए ना। तो याद रखिएगा, एक किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं।
अब पहले क्या कहते थे, ये तो पंजाब के किसान हैं। हाँ। उसके बाद बोले हरियाणा किसान है, बोले पंजाब हरियाणा का, फिर बोले दिल्ली का किसान है, अरे यूपी का किसान है। भाई किसान तो तमिलनाडु के भी हैं, किसान तो जम्मू के भी हैं, और किसान तो देश का है ना, देश उससे का हम है। राज्य में क्यों देखें? हाँ, वो तो देश का हाँ, किसान है। तो वही चीजें हैं। सरकार अगर पीछे नहीं हट रही है हाँ। तो सरकार को सत्ता से जाना होगा। किसान तय करेगा कि किसके हाथ में बागडोर देनी होगी। हाँ। तब इनको पता चलेगा 70 साल के कांग्रेस के बेड़ा गर्क होने का कारण क्या था, हम कितने 10 साल में बेड़ा गर्क हमारा होने जा रहा है। तब उस समय कहेंगे अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी टाइम है, समझ जाइए। नहीं तो नेता बाहर घर के नहीं निकलेंगे, सांसद बाहर घर के नहीं निकलेंगे। आप अपने किसान संगठनों को तोड़ सकते हो, उनको सीमा बॉर्डर पर बैठा करके चीजें कर सकते हो, बाद में वो पीछे हट जाएंगे, टूट जाएंगे, उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन जो किसान दिल से है, अपना जान गंवा कर उसके परिवार के लोग अब वहां पे बैठे हुए हैं अभी भी, हाँ। तो उनको हटाने से विधायक नहीं है, खरीदने से खरीदा जाएंगे। ठीक ये है। आए हुए लोग हैं, लाए हुए लोग नहीं है, खरीदे हुए लोग नहीं है। राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? जावेद आ रहा हूं आपके पास जी। सांसदों का घर गिराएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। किसान भी तो, सांसद भी तो किसान है, वो अपनी बात बताएंगे और सरकार की बातें सारी रखेंगे। दिल्ली कब खोल रहे हो? किसानों का आने के लिए दिल्ली कब खोल रहे हो? पुलिस कब हटा रहे हो? राजीव मिश्रा जी एक जवाब दे दीजिए, आप बॉर्डर कब खोल रहे हो? संतुष्ट होके जाएंगे। किसानों को दिल्ली आने के लिए कब छोड़ रहे हो? पुलिस कब हटा रहे हो? राजीव मिश्रा जी यही बता दीजिए, यही तय कर लीजिए, आपको पता चल जाए किसानों को कब छोड़ रहे हो। बॉर्डर पर अपना बैरिकेड हटाइए, पुलिस हटाइए, किसान को दिल्ली आने दीजिए। दिल्ली किसानों की है, दिल्ली पूरे भारतवासियों की है, कब हटा रहे हो? राजीव मिश्रा जी बताइए, बताइए राजीव मिश्रा जी बताइए, बैरिकेडिंग कब हटा रहे हो? अब बता दो, किसानों की बात कर रहे हो तो बैरिकेडिंग कब हटा रहे हो बॉर्डर से? किसान दिल्ली में आए, आप बताओ। नहीं, किसान हमारे, अब बोलो डरते हो, बोलो डर रहे हो, बोलो डर रहे हो, किसान बोलिए डर करके ये चीजें की जा रही हैं। बोलिए, बोलिए डर करके किया जा रहा है, बोलिए डर करके, डर है हमें, किसानों से डर है, ये दिल्ली में नहीं दे रहे। कहिए भारत का किसान है तो आने दो, आने दोगे? दिल्ली में आने दोगे? अगर किसान है आने दोगे? राजीव मिश्रा जी बताइए, किसानों को आने दोगे दिल्ली में? एस नो बताओ, आने दोगे नहीं आने दोगे? आने दोगे तो बॉर्डर कब हटा रहे हो, सील कब हटा रहे हो? अगर संशोधन बिल आएगा, अगर आपकी कोई बातें होंगी उसको मानने को तैयार है। बिल वापस नहीं होगा, उसमें जो भी संशोधन होगा आप तय करने वाले नहीं होते हो, भारत की जनता तय करेगी। ठीक है जावेद खान, याद रखिएगा। ठीक है, आप सत्ता में नहीं रहेगा, जावेद होगा खान, बिल वापिस नहीं होगा। आप लोग भी लगातार यही कह रहे थे कि कानून को वापस लिया जाए, लेकिन ये जिद्दी लोग हैं, ठीक ये ठीक, सरकार जिद्दी लोग हैं, एक सेकंड, और किसानों की जिद्दी बता रही है। जावेद, यहां आपने सुना, साफ कहा गया, हमने पहले भी सुना है, कई बयान आए जिसमें कहा गया कि कानून तो वापस नहीं लिया जाएगा। राजीव मिश्रा भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों पे आरोप यह लगाता है बार बार कि चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की रणनीति है किसानों को गुमराह करके दिल्ली लाया जाए। की बात है कि अपने को बचाने के लिए, कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए ये इस तरीके से मिथ्या प्रचार रोज करते। मैंने पहले ही शब्द कहा था इस देश में कि असत्याग्रह, ये सत्य का आग्रह इन्होंने इनके जीवन में रहा ही नहीं है। ये हमेशा असत्य बोलते हैं। गुजरात का 10,000 से ज्यादा किसान दिल्ली में है, मध्य प्रदेश का किसान है, कहाँ का किसान नहीं है। और ये चीज एक चीज हम इसका समझ लीजिए, यहाँ पर दो किसान विशेष कहते हुए हमारे साथी, इस देश के अंदर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का और कर्नाटक का बड़ा संगठित किसान आंदोलन रहा है। बाकी किसान भी जो है इन्हीं लोगों के साथ चलता है। ये चाहते हैं, ये बहाना बना रहे हैं कि पूरे देश का किसान क्यों नहीं दिल्ली की तरफ चल गया, हाँ। पूरे देश का किसान क्यों नहीं चल गया, खड़ा हो गया। अरे वहां पर गुजरात और मध्य प्रदेश का भी किसान खड़ा हुआ है, हरियाणा का किसान भी वहीं पर खड़ा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज है, सरकार की नीयत और नीयत साफ नहीं है। इस 6 साल में जितने भी आंदोलन हुए हैं, इस सरकार ने ये साबित करने की असफल कोशिश की है कि ये सब आंदोलन विपक्ष से भड़काने पर है और फॉरेन फंडिंग पर है। यही किसान आंदोलन को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया। आज इसी का प्रायश्चित करने मोदी जी थे, गुरु तेग बहादुर जी के सामने नतमस्तक होने,
अगर आपके अंदर ईमानदारी थी, पारदर्शिता थी, स्वच्छता थी, तो किसान इस आंदोलन में शहीद। एक सेकंड, राजीव जी टिप्पणी कर रहे हैं। आता हूं देवेंद्र, आता हूं, उसके भूपेंद्र जी के पास आना है। राजीव की आवाज उठाइए। चले जाते, आप किसानों को हाथ जोड़ने का काम करते, लेकिन आप तो हाथ जोड़कर खड़े हैं इसके सामने जिनके आप चलिए बनकर सत्ता में आ गए। आप नफरत की राजनीति करते हैं। अरे सरकार इनको समाधान करेगी, उनकी पसीने की खुशबू देखनी है, वो जब किसान भारत मट्टी पे चीखते भारत मां के आंदोलन है, तो उनको नमन करता हूं। अगर उनको नैतिक समर्थन देना है तो इसमें आपका तो इसमें बोल रहा है। अरे आपने तो अन्ना हजारे का आंदोलन आपने आपने स्वामी रामदेव का आंदोलन निश्चित बता रहा हूँ, पूरा भारत अपने मोदी जी के साथ है। मैं 20 सभाओं में क्या गड़गड़ा ताली बजा के समर्थन कर रहे मोदी के इस आंदोलन को आप दूसरी दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप किसान से बात करने का समय नहीं है। ठंडी हो गई है। नहीं राजीव मिश्रा, ये इसमें तो एक तरीके का अहंकार नजर आ रहा है कि देखिए साहब, आप लोग सड़क पे बैठे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे साथ पूरा देश है। मतलब देश का किसान, अन्नदाता, जिसको चुनाव से पहले आप लोग केंद्र में रखते हैं, अब उसे सुनने तक को तैयार नहीं, और ये कहा जा रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। अरे साहब, दिल्ली का ये जो किसान बैठे हैं, ये भी इसी देश के है ना। ठंडी हो गई तुम्हारी रोटी, गरम गरम रोटी मोदी जी को सब किसान खिला रहा है, हम मोदी का समर्थन कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कोई वीडियो आपको भेज सकता हूं, 20-20 हजार किसान मोदी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, इस बिल के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, वो भी भारत के किसान हैं। सुन लीजिए मिश्रा जी, तोमर साहब, आप लोग 700 जगहों पे जाकर ड्रामा करने वाले हैं। उसका टेलर मैं बता दे रहा हूं कि आपके तोमर साहब, कृषि मंत्री हमारे तोमर साहब गए तो घिर गए, जवाब नहीं निकल रहा था, पहली बात। अब दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए, आप सुनिए, आप सुनो तसल्ली से सुनो, इससे आपको टिकट मिलने वाला है नहीं, कितना गुणगान कर लो, याद रखिएगा। अरे सुन तो लो भाई, सुन लीजिए, आप कह रहे हो कि पंजाब के किसान हैं, आप कह रहे हो ना पंजाब के किसान हैं। अरे भाई, पंजाब के किसान है तो छोड़ो ना पहले, सामने लड़ाई और सारे पूरे देश के किसान मोदी जी के साथ है, तो दिल्ली आने दो, बॉर्डर खोल दो, आपको पता चल जाए कि कितना आपको चरण बंधन करता है किसान, आपको भी पता चल जाए। कब खोलोगे? ठीक भूपेंद्र सिंह, बिल्कुल करता है। भूपेंद्र जी, आपने तीनों को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी, किसान नेता को भी, बीजेपी नेता को भी। अब यहां सवाल ये उठता है कि सरकार की एक क्या मजबूरी है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं, इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा, जिन किसानों के लिए आप लेके आए हैं वही कह रहे हैं, ऊपर से ये कहा जा रहा है कि देखिए साहब, देश का किसान हमारे साथ है। तो फिर ये जो दिल्ली में बैठे हैं कौन है? नहीं, देखो, ये तो जिस तरीके से ये बीजेपी और ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, इसके अंदर एक बहुत ही संजीदा और बहुत गंभीर मुद्दा इस तूतू महमे में उलझा के रख दिया है इन लोगों ने। इसको धर्म पे ले जाते हैं, इसको गन्ने पे, अभी जो उन्होंने गन्ने की भी बात करी थी, अभी हम बीच में बोलूंगा, ये राजीव जी को फिर तकलीफ होगी, ये हनुमान, वो जैसे हनुमान चालीसा, ये मोदी चालीसा और योगी चालीसा लेके बीच में बोलने लगे। अब मैं इसमें जरा आपको बताना चाहूँ, इसके अंदर सरकार के पास कोई अड़चन है नहीं, अगर वो चाहे, क्योंकि इसने, देखो, कानून के अंदर खामियां हैं, इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट की बात को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को जो किसानों ने बात बोली थी वो उन्होंने एक्सेप्ट करी है कि इसके अंदर कमी पेशी है। लेकिन समस्या ये है कि क्योंकि आज की तारीख में मीडिया भी मैनेज है, तो वो बहुत सारी चीजें, जो कुछ ही चीजें जो बाहर निकल के आ पाई हैं, उन्हीं के बारे में लोगों को जानकारी है, जिसकी अमेंडमेंट की बातें कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको, सरकार से एक सवाल पूछा कि क्या इसको रोक कर इसका कोई हल निकाला जा सकता है। भाई, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ कानून का सर्वोच्च संस्था है, जब अगर वो कहती है तो इसके अंदर कोई अड़चन है नहीं। अच्छा, आज जब अगर बहस हुई तो जिस तरीके से आपने संसद में जिस पूरी प्रक्रिया के तहत कानून को लाया जाता है उसका पालन नहीं किया गया था, तो सरकार के पास एज सच कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार के, कि बोलते अगर हमने पास कर दिया तो अब हम इसको वापस नहीं लेंगे। जबकि हमारा, मैं इनको, राजीव जी को बोलना चाहूंगा कि जब अगर थोड़ा किसान आंदोलन पे ये चर्चा करने आए तो जरा एक बार ये जो मराठा किसान आंदोलन है उसको भी पढ़ के आए, क्योंकि जब मैंने देखा मराठा किसान आंदोलन को, मैं देख रहा था, तो जो अभी जो आंदोलन ये हो रहा है मराठा, जो हमारा ये हुआ था 1875 के अंदर, राजेश जी, वहां पे क्या हुआ कि मराठा के लोगों को साहूकार और जो एक तरीके से सूदखोर थे, उन लोगों की तकलीफ थी, और बेसिकली वो सारे गुजराती और मारवाड़ी थे। वहां पे वो आंदोलन इतना उग्र हो गया
कि उन्होंने वहां पे साहूकारों को और उनको मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब तत्कालीन जो सरकार थी उसने एक कमीशन का गठन किया, डक्कन रॉय कमीशन। राजीव जी पढ़ लेना जाके, उस डक्कन रॉय कमीशन को जब बना और उसकी जिम्मेवारी यह तय की गई कि बोलते कि ये बताइए कि इसका कारण क्या था। जब उन्होंने उसका कारण निकाला और जो सरकार को दिया तो उसके बाद उन्होंने एक कानून बनाया, डक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 1879, और उसके अंदर उन्होंने प्रावधान किए। वो क्या प्रावधान थे? उन्होंने रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया। वो रजिस्ट्रार कौन होगा? भाई जो किसानों के और इनके बीच में, साहूकार के बीच में अगर कोई लेन देन हुआ है, क्योंकि उसमें क्या होता था, बहुत सारी गड़बड़ें होती थी, तो उन्हें बताया कि रजिस्ट्रार के सामने जो होगा उसी को मानेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी किसान है, अगर उसके पास किसी वजह से XYZ रीजन से अगर कोई ऐसा हुआ कि जब उसकी फसल मर गई तो वो अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर सकता था। इसी तरीके से उसमें कहा कि उसको जेल डाल दिया जाता था, पहले जेल डालने के प्रावधान, ऐसे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और वो कानून बनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये 3 कानून इस वक्त लाए गए हैं, अगर इन कानूनों को एज इट इज लागू कर दिया गया तो आने वाले और 50 या 100 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक और कमीशन बनेगा, और जिस तरीके से डक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट बना था, ऐसा कोई एक्ट भारत को देना पड़ेगा। तो क्या सरकार इस बात को नहीं भांप पा रही कि अगर किसानों के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाया तो आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या ये मौजूदा सरकार ऐसा संकट लेगी अपने गले में? नहीं, इसमें तो इनकी तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक वो है। आने वाले अभी 2022 के अंदर चुनाव है। इन्होंने इस चीज को भी, इसी चीज को भी ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं। उधर इनको अकालियों को अगर सबक सिखाना है तो जो सरदार वहां बैठे थे उनको खालिस्तानी बोल दिया, जो अगर स्टूडेंट अगर आवाज उठाता है तो वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, जो अगर हिंदू है वो कोई अगर संस्था से सवाल उठाता है तो वो पाकिस्तानी समर्थक है, कोई मुसलमान अगर सवाल उठाता है तो वो आतंकवादी है। इन्होंने इस लोकतंत्र के अंदर जो सबसे अहम 2 चीजें होती थी, एक तो संवाद, इन्होंने उस संवाद को खत्म कर दिया। और जो लोकतंत्र का जो मूल था, इंसान या आदमी या जनता जिसके लिए कानून बना करता था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया को भी खत्म कर दिया। आज की तारीख में हम अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, जिस डिबेट के अंदर हम 5 लोग बैठे हैं, आप ये देखो हमने डिबेट नहीं करी, हमने सिर्फ तू मैं करी है, हमने उस संवाद को खत्म कर दिया। और ये पिछले 8 से 10 साल के अंदर हमारे देश की राजनीतिक स्थिति का जो सत्यानाश इन्होंने किया, और ये सामाजिक स्थिति भी खराब होने वाली है। वो दिन इस देश में दूर नहीं है जब घर में अगर कोई समारोह होगा तो जब लोग अगर बैठा करेंगे, रिश्तेदार तो बताएंगे ये बीजेपी वाले जीजा जी, ये कांग्रेस वाले साले, ये आप आदमी वाले फूफा जी, ये सपा वाले नाना, इस तरीके का। और हम आपस में कोई भी कॉन्क्रीट और हेल्दी डिस्कशन नहीं कर पा रहे, जो इन्होंने भी राजीव जी इसमें लस्सी घोल देते हैं हर तरीके से। ठीक है, तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस सपा वर्सेस बसपा नहीं है। ये किसानों से संबंधित भी नहीं है। ये रिटेल बिजनेस पे कब्जे करने का एक इशू है, और ये हिंदुस्तान की 80% जनता का इशू है। इसकी सीवियरिटी को और इसकी गंभीरता को आप सब लोगों को, हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, राजीव मिश्रा आप टिप्पणी कर रहे हैं। जी, भूपेंद्र जी कह रहे थे, भूपेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा बिल है जो मेरे पीएम ने नहीं कहा। पीएम ने तो कहा कि अगर आप लाओ मेरे साथ वार्ता करो, और मेरे रक्षा मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि आप वार्ता करो खुले मन से, ये पीछे राजनीति हाथ ना रखो। नहीं सर, 6 बार तो वार्ता हो चुकी है। मैं राजेश जी सच बता रहा हूँ, ये मेरे पे भूपेंद्र जी बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक विश्वास से बता रहा हूँ, बिल्कुल भारत की जनता की ओर से बता रहा हूँ। किसान हमारा अन्नदाता है और अन्नदाता मोदी के साथ है। मैंने अभी कई सभाएं की और उसमें पूछा इसमें क्या क्या चेंज होना चाहिए। उन्हें कहा मोदी का समर्थन करता और गड़गड़ा के ताली बजा रहे। मैं उसको पे बात करने का इनमें मुद्दा नहीं है, फिजूल की चीजों पे इधर-उधर घूमते रहते हैं। आंदोलन चाहे वो पंजाब का किसान हो, चाहे मेरा हरियाणा का किसान, राजीव भाई ये चुनाव रैली नहीं है, ये टीवी पे डिबेट है कानून के ऊपर। बताइए क्या क्या कमियां नहीं बता रहे राजीव भाई, ये डिबेट है, ये राजनीतिक रैली नहीं है, आप भाषण नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं राजीव एक सेकंड, अगर आप कह रहे कि कमियां नहीं बता पा रहे तो आप भी तो फायदा नहीं बता पा रहे, और जो फायदे बताए उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे। बता दिए इसमें नहीं बताए, मैं इसी में पहले पर राजस्थान बताए तो है, योगी का गुणगान, मोदी का गुणगान, इतना परिक्रमा, मंडी से सीधे पे पहले टैक्स पड़ता था, वो टैक्स मार खत्म कर दी। भूपेंद्र, ये इन्होंने टैक्स की बात करी, इनको ज्ञान नहीं है उसका। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एग्रीकल्चर है, हमारे संविधान के अंदर 3 लिस्ट दी हुई हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट
और सेंट्रलिस्ट, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे सरकार जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे राज्य सरकार बनाती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे दोनों बना सकते हैं। जो हमारा कृषि है ये राज्य सरकार के उसमें आता है। और जब 1964 से पहले हमारे यहाँ पे जो किसानों के सामान बेचने की जो व्यवस्था थी वो बड़ी विकट थी, ये साहूकार वाली व्यवस्था थी। तो उसमें क्या होता था कि जब एक किसान सामान बेचने जाता था तो साहूकार के यहाँ पे जब उसको बेचता था उसके यहाँ कम से कम 10 से 15 तरीके की कटौतियां कटती थी कि भाई धड़े की कटौती, सफाई कराने की कटौती, रसोइये की कटौती, धर्मार्थ की कमेटी, ये कटौती, ये ऐसी सारी कटौतियां थी जो किसान की उससे कटती थी। तो उन्होंने उन सब चीजों को खत्म करने के बाद उन्होंने मंडी समिति कानून लेके आए। मंडी समिति कानून के अंदर वो 2 से 8% हर राज्य के अपने वो थे, वहां पे वो मंडी समिति में वो आया करते थे। अब इन्होंने उसको बोल दिया कि भाई मंडी समितियों का जो अभी इसमें बोल रहे थे कि वो कमीशन खत्म कर दिया। मंडी समिति के अंदर 2 तरीके के लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कराता था, एक आड़तिया और एक व्यापारी। आड़तिये का काम सिर्फ ये होता था कि किसान जाएगा और जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं फड़, किसान जाएगा और वो आड़तिया के फड़ यानी कि उसके स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे जाके अपना फूड ग्रेन्स रख देगा और वहां पे 10 तरीके के किसान आएंगे और वो अपना फूड ग्रेन्स रख देंगे। आड़तिया उसकी बोली लगाएगा। किसान को अगर वो पसंद है तो वो बेचेगा, अगर पसंद नहीं है तो नहीं बेचेगा। अगर पसंद है तो उसने अगर बेच दिया तो आड़तिया उसमें से अपना कमीशन काट लेगा। और उस कमीशन में से मंडी समिति को टैक्स जाता है। उस टैक्स को सेस बोलते हैं। सेस और टैक्स में राजीव जी फर्क ये है कि जब वो कंसोलिडेट होके अगर वो जब राज्य के पास चला जाता है तो टैक्स राज्य की एक तरीके से रेवेन्यू हो जाती है और उसको जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है जहां, लेकिन सेस अगर किसी चीज पे लगता है तो वो उसी चीज के लिए खर्च होता है। कृषि उपज मंडी समिति या मंडी समितियां उस पैसे का इस्तेमाल किसानों को वेलफेयर के लिए करती थी। वो सड़कें भी बनाती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस गांव में अगर सड़क नहीं है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मेन रोड तक आने के लिए तो मंडी समिति बनाती थी, गेस्ट हाउस बनाती थी, उसके लिए रहने की व्यवस्था करने के लिए वहां पे प्याऊ बनाती थी, बहुत सारे काम करती थी। अब इन्होंने प्राइवेट मंडी ले आए। प्राइवेट मंडी के ऊपर इन्होंने कहीं टैक्स का जिक्र ही नहीं किया, वो किसके अंडर आएगी इसका कहीं जिक्र नहीं किया। इन्होंने आड़तियों को बिचौलिया बना दिया। मैं ना तो आड़तियों की तरफ से यहां पे कोई बहस रख रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात रख रहा हूं और व्यापारी की बात कर रहा हूं। आड़तिया तो सामान खरीदता ही नहीं है किसान से, वो तो सिर्फ बोली लगवाता है, वो कमीशन पे काम करता है। खरीदते कौन है? व्यापारी। आशीर्वाद वाले को अगर आटा चाहिएगा तो वो आज की तारीख में मंडी में आड़तिये के यहीं से खरीदता है या व्यापारी के यहां से खरीदेगा, तो व्यापारी को बोल देगा, तो व्यापारी का बंदा जाएगा, वो वहां पे उसकी क्वालिटी और जो वो तरीका बताएगा वो वहां से उस तरीके का गेहूं वहां से खरीद के ले आएगा। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के बाद आज जो ये कानून जिस तरीके से आए हैं, आज की तारीख में कोई भी मंडी समिति में ना बेच के वो प्राइवेट मंडी पे जाने की जो बात ये कह रहे हैं कि किसान वहां जाएगा, नहीं जाएगा। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बीघे का जो किसान है उसको तो जाए और तुरंत पैसा चाहिए। उसके पास इतना समय नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक एमएसपी की बात करी थी कि हमने एमएसपी बढ़ा दिया। एमएसपी की भी मैं आपको एक बात बताता हूं, जब ये एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं तो इनको बोलें कि ये रुपए में ना बताएं, ये इसको परसेंटेज में बताएं। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले अगर रुपए की जो कीमत थी, महंगाई के बाद आज उसकी जो कीमत है उसको ना बताएं। हां, इन्होंने जो दलहन के अंदर जो एमएसपी बढ़ाया है, एमएसपी दलहन में बीजेपी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, बाकी किसी के अंदर एमएसपी नहीं बढ़ाया है इन्होंने। एक और चीज आप समझो, जितने भी, राजेश जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जितनी भी हमारे कृषि उत्पाद हैं उसका मात्र 38% ऐसे जीन्स हैं जो एमएसपी वाले प्रोडक्ट से पैदा होते हैं। 28% हमारा जो है वो एक तरीके से मिल्क प्रोडक्ट है, वो एमएसपी से बाहर है। उसके बाद जो बचा हुआ जितना भी रह गया इस 58% के बाद, उसके अंदर आपकी सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सी फूड्स हो गए, ये सब चीज उसके अंदर आती हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो सारी एमएसपी की और उसकी बातें करते हैं तो एमएसपी के ऊपर खरीद कितनी होगी उस पर भी इन्होंने कहा कि बोलते कि कांग्रेस, क्योंकि इनको अगर कोई चीज कहनी है तो ये खुद अपनी चीजें नहीं बताते, ये बताते कि कांग्रेस ने क्या किया था। जब अगर कांग्रेस के टाइम पर वो खरीद की बात आई थी तो उसके लिए ये समझें कि कांग्रेस ने आजादी के 70 साल बाद 2015 के चुनाव में घोषणा पत्र के अंदर राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आए थे और उसमें अपने आप को बड़ा महिमा मंडित किया था कि 70 साल बाद वो आजादी के देश के आदमी को खाद्य सुरक्षा का कानून देना चाह रहे थे कि जहां हमारे लोग भूखे मरते हैं। मनमोहन सिंह ने उसी एक्ट के अंदर यह प्रावधान किया था कि एमएसपी के ऊपर सरकार को 30 से 40% खरीद करनी ही करनी पड़ेगी। चुनाव में कांग्रेस हार गई,
बीजेपी आ गई। उस एक्ट के अंदर वो प्रावधान था, तो उस प्रावधान के तहत बीजेपी को तो वो खरीदना ही था, भारत सरकार को खरीदना ही था। तो ये बीजेपी की देन नहीं है, ये देन उस कानून की है। इसी तरीके से इस कानून में जो खामियां हैं, वो खामियां दूर होनी चाहिए। उन खामियों को दूर करने के बाद ये कानून अगर लागू किया जाए तो देश के हित में, लेकिन जैसे इस टुकड़ों में इन्होंने किया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ घरानों को, मैं नंबर में नहीं जाना चाहता, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ और कुछ लोगों को फायदा पहुंचा। ठीक है देवेंद्र, बहुत विस्तार से और तथ्यों के साथ भूपेंद्र जी ने यहां पे बात रखी, और जाहिर है जो पैनल में है उन्हें समझ आया होगा, राजीव जी भी समझे होंगे, आपने भी समझा होगा। अब ऐसे में आप लोग ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में नई रणनीति बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सियासत होने लगी है, जिस तरीके से अब बहुत हल्के में इसे लिया जा रहा है, आगे क्या रणनीति होगी? और वाकई क्या अब ये इतना जटिल मुद्दा बन चुका है कि इसका समाधान नहीं है? देखिए, जटिल मुद्दा तो बीजेपी बनाई है, अब बना रही है, उसको जटिल करने की ही कोशिश कर रही है। भूपेंद्र जी ने एक बात कही है, दलहन की बात। दलहन में सिर्फ चीजें आई, वो इसलिए आई क्योंकि सेना की तरफ से बहुत आवाजें उठी, उसके बाद चीजों इन्होंने किया है, तो उसके अलावा किसी में नहीं किया है। तो कांग्रेस के बी टीम ही बन करके ये एजेंडा में उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से इनका चीजें हैं। और रही गई बात ये जटिल की, तो जटिल बिल्कुल नहीं है। ये जटिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें, और हठ धर्मिता छोड़ें। हठ धर्मिता छोड़ देंगे, कोई समस्या नहीं। जैसे आज गुरुद्वारा में गए हैं, 2 कदम आगे बढ़ गए होते। जैसे अभी हमारे मिश्रा साहब कह रहे हैं कि सारे देश के किसान मोदी जी के साथ है। अरे मोदी जी के साथ है, गुरुद्वारा शूट करके किसानों की बात, मन की बात ही रख दिए होते कि आज मन की बात यही चलेगी। तो कहीं न कहीं बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। उसकी मानसिकता नहीं है कि इसको सूझबूझ से हल करने का। उसका सीधे सीधे है कि हमारे आपको चीजें हुई होंगी, आप भी मिश्रा जी साहब, आप भी चौकीदार होंगे। जाहिर आप जो चौकीदार हो, जितना आपकी चीजें दिख रही हैं, आपके चौकीदार होंगे। तो चौकीदार मुझे लगता है इस कारपोरेट घराने के लिए आप लोग चौकीदार बने थे। चौकीदारी बहुत बढ़िया से निभा रहे हैं, और किसानों के साथ में मिलकर काम करिए, नहीं तो चौकीदारी आपकी रहेगी नहीं। आपको नेपाल में ही दिखाई देंगे, आप लोग याद रखिए। ठीक है, राजीव मिश्रा जवाब दे रहे हैं आपको। राजीव मिश्रा। प्रिय मित्र मेरी बात कर रहे थे, भूपेंद्र जी ने बहुत चीजें बताई, लेकिन मैं जो आपके समझ में नहीं आई होंगी, बिल्कुल सारी चीजें एक एक तत्वों पे कह रहा हूं। अगर किसान बैठेगा, पंजाब का चाहे किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, किसान भारत का है। अगर किसी को कोई समस्या, तो निस्तारण निश्चित निकलेगा। हम बैठने को तैयार हैं, खुले मन से बात करने को तैयार है, लेकिन बात करने की तरीका होना चाहिए। वो जो पीछे वाला हाथ है ना, वो हट जाए और किसान सीधे आए। किसान तो पीछे वाला हाथ किसका है? ये कौन है पीछे? पीछे वाला कौन है? मिश्रा जी, पीछे कौन है? नाम बताइए, पीछे कौन है? सेक रहे हैं रोटी, नहीं पीछे कौन है? यहाँ किसान की समस्या, पीछे कौन है? तैयार है। अरे मिश्रा जी, पीछे कौन है ये बताइए। कृषि मंत्री पीछे कौन है? एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, पीछे कौन है? संशोधन करना है तो खुले मन से बताओ क्या क्या चीजें। अरे खुले मन से तो है, करने को तैयार है। ठीक है, ठीक है, लेकिन राजीव मिश्रा, यहाँ पे बड़ा भाई बनना होगा ना, बड़ा दिल दिखाना होगा सरकार को। अगर वो नहीं आ रहे तो आप क्यों नहीं जा सकते? जब उस वक्त जा सकते हैं जब विपक्ष में होते हैं, तब किसानों के बीच में। आज सत्ता पक्ष में है तो आज क्यों नहीं? ये पहल आपकी तरफ से क्यों नहीं की जा रही? की रोटी बंद कर दे सेकना। नड्डा साहब बिहार में बोले 300 आतंकवादी आने के लिए तैयार है, वो बंगाल में पहुंचा रहे होंगे। उनको पता है कि पीछे कौन है इसके। और जब पीछे है तो मोदी जी आपके तोमर साहब मीटिंग क्यों कर रहे हैं? मीटिंग खेल क्यों रहे हैं? ये गुल्ली डंडा का खेल है। शर्म आनी चाहिए आपको सब बात कहते हुए। विश्वास दिला सकता हूं, पीछे चलाने का काम आप लोग करते हो, मुखौटा पहनते हो, सामने कुछ दिखते हो, अंदर कुछ और होते हो। वही चोर की भाषा समझता है मिश्रा जी। एक चीज मैं कहना डकैत की, चोर की साहु की भाषा समझता है, विक्रेता की भाषा समझता है। तो इसमें वही चीज आप काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे पीछे है, अरे पीछे आप जानते हो क्योंकि आप चोरी करते हो, इसलिए आपको पता है कि पीछे कौन है। बिल्कुल एक चीज आपको बता दे रहा हूं, तय मान लीजिए। हाँ, आखिरी कमेंट आपका, आश्वासन भी दे और ये बता के भी जाए कि अब कैसे समाधान होगा। हाँ। खुले मन से किसान सब खुश होकर चले जाएंगे मोदी जी से। 2 कदम पीछे चले गए होते, 2 कदम चले गए होते, नहीं जाने का हिम्मत ही नहीं था। लोग घेर लेते। कहो ना डर रहे हो, बोलिए किसानों से डर रहे हो। डरना भी चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है, किसानों से डर रहे हो।
डरना चाहिए, आपकी सत्ता किसान सही हमारे जाएगी, हैं। आप में डर वो होना चाहिए, अन्नदाता किसानों में है, आपको डर होना है। चाहिए। चलिए, उनको पूछते बहुत शुक्रिया हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव मिश्रा आपका, देवेंद्र सिंह आपका, जावेद खान और भूपेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। सवाल कई थे, कईयों के जवाब मिले, कुछ के रह गए, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर किसानों का जो समस्या है उसका समाधान कब होगा, रास्ता कैसे निकलेगा और कब यह आंदोलन खत्म होगा।